नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आपसे पूछा गया कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो कि अगर हम शंकु की बात करें या हम बेलन की बात करें, हमें त्रिज्या पता है। और त्रिज्या कितना पता है? तो त्रिज्या हमें दे रखा है, त्रिज्या मतलब r, और ये हमें दिया गया 1.4 मतलब व्यास का आधा। तो व्यास का आधा करने पे 1.4/2 मतलब आपको आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ओके, हमें ऊंचाई भी दे रखा है। ऊंचाई कितना दिया गया है? तो 2.4 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, यहां से h पता है। अब h हमें पता है और r पता है। सबसे पहले हम लोग l फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें l की जरूरत पड़ेगी। l कहने का मतलब तिरछी ऊंचाई। शंकु की, इसको कहीं आपको तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगा या कहीं पे आपको तिरछी ऊंचाई मिल जाएगा। तिर्यक ऊंचाई, और ये l, ये बराबर कितना आ जाएगा? √r² प्लस h²। इसका मतलब 0.7 का स्क्वायर जोड़ आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। 7 49 मतलब 0.49। 24 24 576 मतलब 5.76। ऐड कर लेंगे, यह आ जाएगा 6.25, और इसको आप लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ बेलन के ऊपरी वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि नीचे वाला तो हम लोग पूरा ले ही चुके हैं, इसको आप फॉर्मूला यूज करो। अब अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh होता है। और अगर बेलन के शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, फॉर्मूला πrl होता है। और अगर बेलन के ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, फॉर्मूला πr² होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से πr सबके पास है, कॉमन ले लो। इसके पास 2h बचेगा, इसके पास l बचेगा और इसके पास r बचेगा। सबका वैल्यू पुट कर लो। पाई का मतलब 22/7। त्रिज्या के बारे में 0.7 पता है। 2h कहने का मतलब 2 गुने h के प्लेस पे 2.4, और L आपको 2.5 दिया गया, और R त्रिज्या आपको 0.7 दिया गया है। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 7 से 7 आप कैंसिल कर लो, ये आपको 0.1 आ जाएगा। और 0.1 को 22 से गुना करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, और गुने इसको आप यहां से लिख सकते हो 24 दूना 48 मतलब 4.8 जोड़ 2.5 और जोड़ 0.7। ओके, अब सॉल्व कर लो। इसका मतलब 2.2 को गुना करना है, 7 5 12 8 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 और 4 8 मतलब 8 आ गया। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.2 को अगर 8 से गुना करते हैं तो यह 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17 मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो लगभग में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0 रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करिए। अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहां से पहले संगत या असंगत का पता कैसे चलेगा? तो यहां से आप देख लो कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, युग्म संगत हो जाएंगे। तो यहां से आप कह सकते हो
समीकरण फर्स्ट में हमें दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। इसके बाद 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब यहां से देखो a1 कितना है 2 के बराबर, b1 कितना है 1 के बराबर और c1 कितना है तो माइनस 6 के बराबर। a2 कितना है 4 के बराबर, b2 कितना है माइनस 2 के बराबर और c2 कितना है, ये आपको माइनस 2 आ गया और c2 ये आपको माइनस 4 के बराबर। ओके, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो a1 बट्टा a2 कितना आ जाएगा 2 बट्टा 4, कहने का अर्थ हुआ 1 बट्टा 2। इसके बाद b1 बट्टा b2 कितना आ गया 1 बट्टा माइनस 2, या इसको आप माइनस 1 बट्टा 2 कह सकते हो। क्या क्लियर हो गया कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा d2 के। और यहां से हमें यह क्लियर हो गया कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इसका मतलब यह कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या रेखीय समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो इसका वैल्यू पता कर लो। समीकरण 1 में आ जाओ। समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमें कितना दिया गया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहां से आप लिख सकते हो y बराबर 6 माइनस 2x। आप एक टेबल बना लो, पहले वैल्यू पुट करो। अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहां से एक में x रख लो, एक में y रख लो, वैल्यू पुट करो। 0 पुट करेंगे x के जगह पे, 2 गुने 0 0, यहां से 6 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे 2 एकम 2, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे 2 दूना 4, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर 2 की बात करें तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको आप यहां से लिख सकते हो 2y बराबर 4x माइनस 4 या y बराबर 4x माइनस 4 बट्टा 2, या इसको आप लिख सकते हो y बराबर 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस 2। अब यहां भी वैल्यू पुट कर लो। एक में आप x को रखो और दूसरे में y को रखो। वैल्यू पुट करेंगे अगर x के जगह पे 0 तो 2 गुने 0 0, ये माइनस 2 हो जाएगा। 2 पुट करो 2 दूना 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। और 4 पुट करेंगे 4 दूना 8 माइनस 2 मतलब 6 हो जाएगा। ओके, अब हमें ग्राफ पेपर पे चलना है। यहां पे समझो, हम ग्राफ पेपर तो यहां अवेलेबल नहीं है, हम डायरेक्ट ग्राफ पेपर पे कैसे बना सकते हैं ये समझो। 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये रहा आपका एक्स, ये एक्स डैश होगा, ये वाई और ये वाई डैश होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। अपने मन से 1 2 3 4 ले लेते हैं। यहां पे भी आप -1 -2 -3 और -4 ले लो। इसके बाद 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। पहला क्या है 0 और 6, यहां पे ये 0 हो जाएगा। अब 0 और 6 कहने का मतलब x में आपको 0 आ गया, y तक 6 आना है तो ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 0 और 6 यहां पे आ जाएगा। इसके बाद 1 4, 1 यहां पे 4 यहां पे मतलब यहां आ जाएगा। और इसके बाद 2 2, यहां पे भी 2 यहां पे 2 मतलब यहां आ जाएगा। अब इसको समझो कि इस तरह का एक फिगर बनेगा।
दो दो। अब देखो ये सीधा तो नहीं बनेगा क्योंकि ग्राफ पेपर रहता तो सीधा बनता, लेकिन इसको आप समझ सको ऐसे, इसको आप पुट करो 0 माइनस 2, 0 आ गया यहां पे, -2 कहने का मतलब यहां पे देखो 0 माइनस 2 के बाद 2 2, तो 2 और 2 यहां पे आ जाएंगे, 2 और 2 ये रहा, 4 और 6, 4 और 6, इसको आप आगे मिलाओगे तो 6 पे जाके मिल जाएगा। अब यहां से फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहा है, और ये बिंदु क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 2, सही उत्तर हो जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले संख्या के लिए अगर 2 अंकों की संख्या होगी, इसका मतलब इकाई और दहाई होगा। अब इकाई संख्या को भी आप कुछ मान लो और दहाई को भी कुछ मान लो। माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, अब इकाई अंक इसको आप x मान लो, और दहाई अंक इसको आप y मान लो। आपको यह पता है कि संख्या बनता कैसे है। अगर 2 अंकों की संख्या की बात करें तो इकाई को हम लोग 1 से गुना करते हैं, दहाई को हम लोग 10 से गुना करते हैं, इसका मतलब यह संख्या बन गया 10y प्लस x। अब जब अंकों को पलटेंगे तो अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या, अंक उलटने से प्राप्त संख्या, कितना आ गया? तो यह आपको आ जाएगा 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आपने इकाई और दहाई अंक को x और y मान रखा है, तो x प्लस वाई 9 के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला आपको कहा गया कि इस संख्या को 9 से गुना करने पे, मतलब ओरिजिनल संख्या क्या है? तो 10y प्लस एक्स है, इसको आप 9 से गुना कर लो। 10y प्लस एक्स को यह बराबर हो जाएगा किसके? यह बराबर हो जाएगा संख्या को के अंकों को उलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। इसका मतलब 2 गुना 10x प्लस वाई। सॉल्व करो, 10x को 9 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 10 90 90 90y, और ये 9x, 10 दूना 20x प्लस 2y के। आगे सॉल्व करो, इसको आप यहां से लिख सकते हो 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर हो जाएगा 0 के। अब 90 में से 2 माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? तो ये आपको आ जाएगा 88y, और ये आ जाएगा माइनस 11x बराबर 0। ओके, या इसको आप लिख सकते हो 11x माइनस 88y बराबर 0। इसको आप मान लो समीकरण 2। ओके, समीकरण 2 मिल गया। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं? y बराबर 9 माइनस एक्स,
समीकरण 1 से y बराबर 9 माइनस एक्स। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखने पर x माइनस 8 गुने 9 माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 9 8 72 और प्लस 8 को x से गुना करेंगे 8x, और ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब 8x और x 9x बराबर हो जाएगा 72 के। x बराबर कितना आ जाएगा, तो 72 बट्टा 9, 9 एकम 9 9 8 72, मतलब ये 8 के बराबर आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो। अगर इसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, अगर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 माइनस 8 बराबर 1। हमें x और y मिल गया, हमें संख्या प्राप्त करना है। संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स के। 10y प्लस एक्स कहने का मतलब 10 गुने 1 और x के जगह पे 8। 10 और 8 18, 18 आपको संख्या प्राप्त हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा कोणों को बनाने वाली संगत भुजाएं भी संगत भुजाओं के अनुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यह आपको प्रूफ करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहां से समझो आप, हम लोग एक त्रिभुज ए, बी और सी बना लेते हैं। दूसरा त्रिभुज डी, ई, एफ बना लेते हैं। इसको ज्वाइन कर दो, पी और क्यू। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा कोणों को बनाने वाली भुजाएं भी संगत भुजाओं के समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो पहले तो आपको दिया क्या है ये देख लो। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ। जिसमें कोण ए कोण डी के बराबर है तथा ए बी बट्टा ए सी डीई बट्टा डीएफ के बराबर है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीएफ के। ओके, अब इसके लिए हमने रचना क्या किया, तो डीई तथा डीएफ पर दो बिंदु हमने पी और क्यू ले लिया, जहां पे ए बी डीपी के बराबर है और AC DQ के बराबर है। तो रचना में आप लिख लो DE तथा DF पर दो बिंदु P और Q
इस प्रकार लेते हैं कि ए बी डीपी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, प्रमाण में आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर है डी बट्टा डी एफ के, और डीपी बट्टा डी क्यू बराबर है डीई बट्टा डीएफ के। कहां से, रचना से। अब यहां पे देखो कि अगर इस दोनों की बात करें तो आरएचएस आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, मतलब एलएचएस इक्वल होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां से आप कोण ए को कोण डी के बराबर लिख सकते हो। इसीलिए कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण डी के। कोण ए और कोण डी बराबर हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं अतः त्रिभुज डीपीक्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ के। अब डीपीक्यू अगर डीईएफ के समरूप हो गया, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज डीईएफ के। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 35। यहां आपसे पूछा गया कि एक त्रिभुज, मतलब त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज एबीसी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। यहां से आप समझ सकते हो, पहले हम लोग अगर रचना करेंगे तो आपको उसका स्टेप भी लिखना होगा, मतलब रचना के चरण। रचना के चरण। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है जिसमें बीसी 6 होना चाहिए, कोण बी 60 होना चाहिए और एबी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहां पे आप रचना कर लो। स्टेप फर्स्ट में त्रिभुज एबीसी की रचना किया जाए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री और एबी बराबर 5 सेंटीमीटर। बीसी 6 सेंटीमीटर, कोण बी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो आपको बनाना होगा, एक चाप यहां लगाएंगे। पहला कट जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, तो मान लो ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री आ गया। और इसके बाद ए बी 5 का, तो ये आपका बीसी था और ए बी 5 का होगा तो बी को सेंटर मानते हुए एक कट लगाएंगे। ये मान लो ए हो जाएगा और ये कितना का होगा, तो 5 का होगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इससे इसको अगर ज्वाइन कर लेंगे, यहां से आपको त्रिभुज ए बी सी मिल गया। ये तो ओके है। अब आपको क्या करना है, बीसी के नीचे एक न्यून कोण बना लेना है कोण बी पे। स्टेप 2 में बीसी के नीचे एक न्यून कोण
कोण सी बी एक्स बनाया। अब कोई भी न्यून कोण ले लो आप, न्यून कोण आ गया, एक्स हो गया। अब थर्ड नंबर स्टेप में आप क्या करो, अब यहां पे देखो कितने भागों में बांटना है। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि रचना कीजिए जिसमें से 3/4 हो। इसका मतलब हमें क्या करना है कि इसको पहले नीचे वाले लाइन को 4 भागों में, 4 बराबर भागों में बांट लेना है। ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया और ये B4 हो गया। ओके, अब इसको क्या करो, स्टेप में आप लिख लो कि BX के साथ 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 काटा। अब कैसे काटा, तो B से B1 की लंबाई समान हो जाएगी B1 से B2 की लंबाई, समान हो जाएगी B2 से B3 की लंबाई और यह समान हो जाएगी B3 से B4 की लंबाई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप क्या करो, B4 से C को मिला लो। हमने क्या किया, तो B4 से C को मिला लिया। तो अगला मतलब स्टेप नंबर 4 में आप लिख सकते हो B4 C को मिलाया। अब मिलाने के बाद आप क्या करो, B4 C के समानांतर एक रेखा खींचो जो B3 D से मिलता हो। यहां से हमने एक समांतर रेखा खींच लिया, यह आ गया और इसका नाम आप D रख लो। पांच नंबर स्टेप में B4 C समांतर हो जाएगा B3 D के, खींचा जो BC से D पर मिलता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इतना करने के बाद आप क्या करो, D से एक लाइन खींच लो जो AC के समानांतर हो। हमने ये लाइन खींचा, इसको आप E रख लो इसका नाम। अब यहां पे ED खींचा गया जो AC के समानांतर है। यहां से हम लोग कह सकते हैं चरण 6 में D से ED समानांतर AC खींचा जो BA को E पर मिलता है। ओके, अब E पे मिलने के बाद अब देखो कि आपको त्रिभुज EBD बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही त्रिभुज EBD जो होगा वो जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुना होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज EBD वांछित त्रिभुज होगा। ओके, अब आगे और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया सिद्ध करें कॉसेक A माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan A प्लस कॉट ए। ओके, यहां से समझो आप, हमें LHS में दे रखा है LHS इक्वल्स टू कॉसेक A माइनस साइन ए इंटू सेक A माइनस कॉस A। ओके, अब यहां से समझो आप। अब एक बात बताओ, कॉसेक A को आप क्या लिख सकते हो, हमें यह पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इसका मतलब 1/sin A माइनस साइन A
और सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसको सॉल्व कर लो आप, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, यहां से 1 आ जाएगा, माइनस साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस से एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको इतना फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, और बट्टा साइन ए गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए, और बट्टा कॉस ए। अब एक चीज समझो, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहां से आपको क्या मिल गया, साइन ए और इंटू कॉस ए। ओके, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1, और आपको इतना पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए, बट्टा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर लिया, यहां से आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से आप गौर से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, 1 आ जाएगा, बट्टा साइन स्क्वायर ए, यहां से देखो स्क्वायर से ये ए कट जाएगा तो यहां पे साइन ए कट गया, तो साइन ए बाई कॉस ए बच गया, मतलब ये टेन ए आ जाएगा। कॉस से कॉस कट गया, कॉस ए बाई साइन ए बच गया, मतलब कॉट ए आ गया। अब देखो 1 बट्टा टेन ए प्लस कॉट ए, और यहां पे प्रूफ क्या करना था, 1 बट्टा टेन ए प्लस कॉट ए, यहां से आपको आरएचएस मिल गया। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है, यदि उसके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखो क्या कहा गया कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, हम लोग मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मीनार है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। अब यहां से सपोज करो ये टोटल मीनार जो है ये 5 है। ओके, अगर टोटल मीनार 5 है तो हम लोग इसको मान लेते हैं मीनार ये आ गया। अब इसके ऊपर झंडा, अगर टोटल 5 है तो इसको अगर आप यहां से ले सकते हो, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर एक बात बताओ कि इसको अगर ये टोटल x होगा, अगर ये टोटल हम इसको x मानते हैं, अगर ये टोटल x होगा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा। ओके, और ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसको ज्वाइन कर लो और इससे इसको ज्वाइन कर लो।
और क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, क्वेश्चन में यह बताया गया कि यदि उसके बीच की दूरी 12 मीटर है, इसका मतलब देखो कि अगर इसको ए माने, बी माने, इसको आप सी मान लो, इसको डी मान लो और इसको ई मान लो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये अगर 5 मीटर का होगा, ये भी 5 मीटर का होगा, ये 12 मीटर का होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है, जो 5 सेंटीमीटर ऊंचे झंडे सीडी के चोटी सी बिंदु पर समकोण बनाती है। अगर समकोण बनाती है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अगर थीटा होगा, यहां से अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो ये अगर थीटा होगा, ये कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, या 90 माइनस थीटा लिख लो इसको। ओके, समकोण बनाती है। अब देखो हमने क्या किया कि बीडी के समानांतर सी खींच लिया, बीडी समानांतर सी। अब यहां से समझने की कोशिश करो, यहां देखो जितना बीई होगा उतना ही सीडी होगा, और यह कितना आ जाएगा 5 मीटर के बराबर, तथा ए कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा आपको x माइनस 5 के बराबर, क्योंकि इसको हमने टोटल को क्या माना है, x माना है, ये 5 है तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको x माइनस 5 मीटर के बराबर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमने क्या माना कि कोण ECB बराबर थीटा, या ये बराबर हो जाएगा CBD के, मतलब एकांतर कोण। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप कह सकते हो कोण ACE बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा के, या आप लिख सकते हो BD बराबर CE, और ये बराबर हो जाएगा 12 मीटर के। ओके, अब आप आ जाओ समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BCD में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, इसका मतलब CD बाय BD, या आप इसको 5/12 कह सकते हो। समीकरण 1 आ गया। इसके बाद आप इसके बाद आ जाओ समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज ACE में। ओके, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, C/A के। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12 क्योंकि C 12 है और A कितना है, x माइनस 5 है। अब इसको समीकरण 2 मान लो। अब गौर से देखो यहां पे भी LHS LHS की इक्वल है, RHS RHS की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से पांच बट्टे 12 बराबर हो जाएगा 12/x माइनस 5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से गुना हो जाएगा x माइनस 5 का, और ये 12 से 12 का गुना हो जाएगा।
इसको आप लिख सकते हो 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 बराबर हो जाएगा, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। इसको आप यहां से लिख सकते हो 5x बराबर हो जाएगा 144 और प्लस 25 के, 5x बराबर हो जाएगा 169 के, x बराबर आ जाएगा 169/5 के, 5 तिया 15, 1 16, 5 तिया 15, 4 19, 5 अट्ठे 40, मतलब 33.8 मीटर। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, ये आपको 33.8 सेंटीमीटर आ गई। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको यह पता है कि जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। यहां से बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बारंबारता 61 है, इसका मतलब बहुलक वर्ग जो है वो 60 से 80 हो जाएगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं यहां वर्ग 60 से 80 की बारंबारता सर्वाधिक है। ओके, इसका मतलब बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 60 से 80। अब देखो जब आपको बहुलक वर्ग मिल गया तो सारा डेटा यहां से मिल जाएगा, L मिल जाएगा, निम्न सीमा कितना है 60, F1 मिल गया। F1 किसको कहते हैं, इसके बारंबारता को, मतलब 61। इसके बाद F0 इससे ठीक पहले वाले के बारंबारता को, कितना आ गया 52। इसके बाद F2 कितना आ गया 38, और इसको I कह लो या H कह लो, H कितना आ जाएगा, तो यह आपको आ गया इसका अंतर, मतलब 80 - 60, और ये बराबर 20 के हो गया। ओके, अब बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करो। बराबर L प्लस F1 - F0 बट्टा 2F1 - F0 और माइनस F2 और गुने H। L के जगह पे 60 आ जाएगा, प्लस F1 के जगह पे 61 माइनस F0 के जगह पे 52 बट्टा 2F1, इसका मतलब 2 गुने 61 माइनस F0 मतलब 52 माइनस F2 मतलब 38 और गुने H के जगह पे 20। सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52, 52 8 60 1 61 तो 9 बट्टा 61 दूना 2 एकम 2 2 छक्के 12 माइनस 8 2 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 1 9 90 और गुने कितना आ जाएगा 20। इसको आप लिख सकते हो 60 जोड़ 9 बट्टा 2 माइनस 0 2, 12 में से 9 गया 3 और गुने आ जाएगा 90, सॉरी 20। 16 दूना 32, 10 दूना 20, 8 दूना 16, 5 दूना 10। यहां से आपको आ जाएगा 60 जोड़ 9 पचे 45, 45 बट्टा 8, 60 अजोड़ 8 पंचे 40, 5 आ जाएगा, 8 छके 48, 2 आ जाएगा, 8 दूना 16, 4 आ जाएगा और 8 पंचे 40। ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 60 और 5 65, तो 65.623
5। इसके साथ ही आपका मॉडल पेपर 2 कंप्लीट होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।